गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते लेक्चर। देखिए, मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस कल दिए थे पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट शायद बताया है, बट काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट लिखिएगा ना, अगले लेक्चर में ही स्टार्ट कर देते हैं ना। देखिए, नोट। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है ना कि अगर किसी दो लाइन में m1 इंटू एम टू -1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? ये तो अपने को पता ही है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस एक दूसरे से जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को याद है? मैंने बताया है कि क्लास में, थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ क्योंकि उस समय अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही थी। तब मैं आपको एंगल बिटवीन द टू लाइंस बता रहा था, फिर हम ऑनलाइन में स्विच किए थे, तो हो सकता है ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो मिस हो गया। बट एनीवे, देख लो एक बार। अगर लाइंस का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट 1 है, नॉट -1, 1 है, तो इसका मतलब भी कुछ होता है। क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो लाइंस है ना, पहली बात तो हर लाइन का कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन एंगल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो लाइंस बनाते हैं, एक ग्रीन कलर वाली लाइन और एक रेड कलर वाली लाइन। ठीक है। अच्छा, जो रेड कलर वाली लाइन है उसका इंक्लिनेशन जो है वो मान लेते हैं हम लोग 5, और जो ग्रीन कलर वाली लाइन है उसका इंक्लिनेशन हम लोग मान लेते हैं थीटा। मानने में क्या जा रहा है, कुछ तो इंक्लिनेशन होगा ना भाई। अब क्या होता है कि अगर इसका स्लोप क्या रहा होगा बेटा, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। अगर स्लोप का प्रोडक्ट, कोई भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है, 1, देखो -1 होता है, तो फिर तो फंडा क्लियर है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, खत्म। है ना? ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 होगा, बट अगर प्रोडक्ट 1 है, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन जो होगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। है ना? तो इफ m1 m2 इज इक्वल टू 1, देन थीटा प्लस फाई जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर इसका इंक्लिनेशन मान लो 20 डिग्री हुआ, तो इसके इंक्लिनेशन को 70 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो 1 है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। है ना? दे आर नॉट आपस में परपेंडिकुलर, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, बट इनका जो भी इंक्लिनेशन है उसका सम 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो। ठीक है, तो रोम्बस वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो दो क्वेश्चन दोनों ही देख लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 3/4x एंड y इज इक्वल टू 4/3x। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि y इज इक्वल टू 3/4x और y इज इक्वल टू 4/3x, ये कैसी लाइन है? ये वाली लाइन को अगर मैं सर्कल मारता हूँ तो ये वाली लाइन कैसी है, कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि इसका c 0 होता है। मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, y इज इक्वल टू 1x 2x 3x, सब ओरिजिन से पास करने वाली लाइन्स होती है। ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, तो दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ये फंडा क्लियर है सबको?
दे आर बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, ये तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें? दूसरी बात, इसका स्लोप कितना है बेटा? m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप 3/, m1 मान लेते हैं, और वो स्लोप कितना है? 3/4। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसका स्लोप कितना है सेकंड वाली लाइन का? 4/3। 4/3 है। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंगली देखोगे दोनों स्लोप जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब हियर m1 और m2 का प्रोडक्ट जो है वो 1 है। देखो 3/4 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर 1 है, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों लाइंस का जो भी इंक्लिनेशन रहा होगा उसका सम 90 डिग्री होगा। आप ये मत बोल देना कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ना ना ना। पहली लाइन का जो इंक्लिनेशन है, दूसरी लाइन का जो इंक्लिनेशन है, दोनों का सम 90 डिग्री रहा होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन चित्र बनाते हैं इनका। y इज इक्वल टू 3/4x। और अच्छा, एक बात बता मेरे को कि कौन सा स्लोप बड़ा है, 3/4 बड़ा है या 4/3 बड़ा है? ध्यान से देखो। 3/4। 3/4 छोटा है ना बेटा, 0.7। 4/3 बड़ा। 4/3 इज 1.33। 4/3 ज़्यादा बड़ा है। तो जो ज़्यादा बड़ा स्लोप होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको कि ये y इज इक्वल टू मान लेते हैं हाफ एक्स, और उससे बड़ा ही होगा y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसका स्लोप 1 जो है वो हाफ से बड़ा है ना। ये तो मैंने आपको सिखाया था कि बड़े स्लोप का जो लाइन होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। तो y इज इक्वल टू 3/4x, पहली बात तो ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। ओरिजिन से पास करेगी लाइन, और इसका स्लोप 3/4 है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये बना दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3/4x। y इज इक्वल टू 3/4x। अच्छा, जो दूसरी लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 4/3x, है ना, तो वो भी बना देते हैं। वो थोड़ी सी ऊपर बनेगी क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज y इज इक्वल टू 4/3x। If the length of the longer diagonal is 12 यूनिट। यार देखो, ओ तो ये वाला है, ओ पॉइंट, है ना। लॉन्गर डायगोनल अपन देखेंगे, विल कम टू दैट। अब आपको बोला है कि दो साइड है ये रोम्बस की, दीज आर द टू साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस कंप्लीट कर देते हैं। देखो यार, रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम। मतलब रोम्बस का जो तीसरा साइड होगा, है ना, वो तीसरा साइड कुछ ऐसा होना चाहिए, पैरेलल टू दिस ब्लू वाली लाइन। और जो फोर्थ साइड होगा रोम्बस का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, पैरेलल टू दिस रेड वाली लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो रोम्बस मस्ट बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अगर अपन समझ रहे हो, दिमाग में इमेजिनेशन में रोम्बस को कंप्लीट करते तो इट मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द रोम्बस। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया बट ठीक है। तो ये ओ है। अब रोम्बस का जो लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल, है ना, वो अपने को फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला लॉन्गर डायगोनल है। दिस इज द लॉन्गर डायगोनल। तो लेट अस से कि ये ओ सी है। दिस इज ओ सी, है ना। अच्छा, तो मैं लॉन्गर डायगोनल को ग्रीन कलर से बना देता हूँ ताकि हम लोग आराम से बता पाए कि कौन क्या है ना। भाई पहली बात तो आपने ये फिगर बना लिया, कम से कम अपने को इतना तो समझ में आया कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। दिस इज ओरिजिन। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो नीली वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए ओ बी बोल देते हैं, और इसको ओ ए बोल देते हैं। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये जो ओ बी लाइन है, इसका इंक्लिनेशन अगर मैंने थीटा बोला, सॉरी, और वो जो ब्लू वाली लाइन है उसका इंक्लिनेशन में थोड़ी देर के लिए फाइव बोल देता हूँ। ये जो, सॉरी, ये रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन का इंक्लिनेशन मैंने फाइव बोल दिया, है ना। चलो इसको थीटा 1 बोल देते, उसको थीटा 2 बोल देते ताकि अपने को थोड़ा आसान लगे। तो नीली वाली लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 1 मान लेते हैं, और जो लाल वाली लाइन है उसका इंक्लिनेशन थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये रेड वाला थीटा 2 है अगर, है ना। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ यार मैं। चलो ऐसे ही लिखो, हटाओ।
तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है m1 m2 अगर -1 के बराबर है, सिंस m1 इंटू m2, देखो एक तो होता है कि -1 के बराबर हो तो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है, बट यहाँ पे -1 नहीं +1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन जो भी होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। दिस शुड बी 90 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 शुड बी व्हाट, 90 डिग्री। ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। यार देखो ये जो हरी वाली ग्रीन वाली लाइन है, इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप पता चल जाएगा अगर, तो इसका लेंथ मेरे को पता है कितना, 12 यूनिट्स। ये जो ग्रीन वाली लाइन का लेंथ है, क्वेश्चन में गिवन है कि द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 12 यूनिट्स। 12 यूनिट है ये लॉन्गर डायगोनल का लेंथ। तो अगर मेरे को इसका स्लोप पता चल गया, बाय चांस आप सोचिए कि इसका स्लोप मेरे को पता चल गया, और स्लोप पता चल गया तो मेरे को tan थीटा पता चल गया ना, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए जो भी इसका इंक्लिनेशन होगा उसका tan वैल्यू पता चल गया। तो स्लोप पता चल गया तो क्या मैं पैरामीट्रिक फॉर्म से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिख दूंगा आराम से ना, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट अपने को पता है, और इस 0 0 से आपको 12 यूनिट आगे, 12 यूनिट आगे कोई पॉइंट अगर ढूंढना है तो कैसे लिखेंगे अपन, 0 प्लस 12 कॉस थीटा, 0 प्लस आर कॉस थीटा, और 0 प्लस आर साइन थीटा। थीटा क्या होता है, ये वाली लाइन का स्लोप या इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो बस अपने को ये ग्रीन वाली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब मेरे को ये वाला एंगल पता करना है, बस ये वाला एंगल। अगर मैंने ये वाला एंगल फाइव, लेट अस से दिस इज फाइव, पता कर लिया, तो मेरे को ये ग्रीन वाली लाइन का पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, फिर मैं पैरामीट्रिक से ये लिख दूंगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज माय अल्टीमेट टारगेट, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इजी। यार एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, आप बताइएगा, कौन बताएगा मेरे को, चलो विनायक आप ही बताओ मेरे को, कि अगर ये लाल वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4/3x है, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 4/3x, तो इसका स्लोप कितना है, 4/3। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, 4/3, सही है, क्यों, क्योंकि उनका एंगल्स पैरेलल है। हाँ दोनों पैरेलल है। तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, मैंने आपको सिखाया था पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहली बात तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसका स्लोप 4/3 तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, इस लाइन की हाँ, इक्वेशन, तो इसमें भी y इज इक्वल टू एम एक्स तो उतना ही होगा, 4/3x होगा ही होगा, बस एक लैम्बडा। कांस्टेंट अलग, लैम्डा अलग होगा, ऐसे आप कह सकते हो। खैर अपन ऐसे सीखा था अपन ने कि ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा लिख सकते हो, है ना, लेकिन ये भी वही बात है ना, क्योंकि स्लोप तो बस ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला पार्ट डिसाइड करता है, बाकी ये c तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये वाली लाइन की, रेड वाली लाइन की इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया, और ये ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये है y इज इक्वल टू 3/4x, तो ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स 3/4x प्लस खामी। ठीक है ना, ओके नाइस, चलिए, थैंक्स। अब यार मेरा काम क्या है, मेरे को लैम्डा और म्यू निकालना है ना, आराम से निकल जाएगा। देखिए बस मेरे को ये ग्रीन वाली लाइन का अगर इंक्लिनेशन पता चल गया, मेरा टारगेट देखो, मैं आपको है ना लॉजिक सिखा रहा हूँ, प्लीज़ लॉजिक सुनिए। ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसका अगर मेरे को स्लोप पता चल गया, तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म से सी पॉइंट लिख डालूंगा ना, कैसे, 0 प्लस आर कॉस थीटा और 0 प्लस आर साइन थीटा, थीटा बस पता चल जाए, ठीक है, आर तो पता ही है मेरे को, लेंथ तो पता ही है, और अगर वो पॉइंट सी पता चल गया तो सोचो पॉइंट सी इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे पुट कर देंगे, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। आया समझ में आपको मेरा तरीका करने का, क्या करूंगा मैं आगे, बस मेरे को ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, वो इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे पुट कर देंगे, लैम्डा और म्यू दोनों ही आ जाएगा। यार जिस पे सेटिस्फाई करता है उस पे अपन डाल सकते हैं ना पॉइंट को, तो आई जस्ट नीड टू फाइंड दिस स्लोप, बाकी फिर अपना काम हो जाएगा। तो इसका इंक्लिनेशन निकालने में जान लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं, दिस एंगल, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3/4x है, तो मैं ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ। तो देखिए पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आप मेरे को ये बताइए कि ध्यान से देखना है ना, थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, डरना मत, ज्योमेट्री है एकदम क्लास 8th की ज्योमेट्री है। क्या आप मेरे को ये बता सकते, देखो ये पूरा बड़ा वाला एंगल θ2 है और ये छोटा वाला एंगल θ1 है, तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, सोच कर देखो,
इन दोनों का डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, थीटा टू में से, ये थीटा टू में से अगर अपन ने थीटा वन हटा दिया तो आपके पास थीटा टू माइनस थीटा वन ही बचेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। ओके, तो समझ में आ रहा है ना, ये ब्लैक वाला एंगल थीटा टू माइनस थीटा वन है, याद रखो ना दिमाग में। तो अगर वो थीटा टू माइनस थीटा वन है तो ये छोटा सा एंगल उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन का आधा। ठीक है, अच्छा, और मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो ग्रीन वाली लाइन का एंगल चाहिए, मतलब आई वांट दिस कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल अब आराम से पता चल जाएगा कैसे, ये ब्लैक वाला एंगल को आप थीटा वन के साथ जोड़ दो, खत्म, है ना। तो ये ग्रीन वाला एंगल जो है वो निकल जाएगा अपने पास, है ना। तो एंगल इंक्लिनेशन ऑफ ओ सी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, लिखिए मेरे साथ, इंक्लिनेशन ऑफ ओ सी, ये कितना हो जाएगा, ब्लैक वाला, दैट इज थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। थीटा टू माइनस थीटा वन, दैट इज ये ब्लैक वाला एंगल, बाय टू, प्लस ये ब्लू वाला एंगल थीटा वन। ठीक है, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो नीचे टू आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस टू थीटा वन। तो टू थीटा वन माइनस वन थीटा वन इज थीटा वन, तो क्या आ रहा है अपने पास, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। और अपने को स्टार्टिंग से पता है कि थीटा वन प्लस थीटा टू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दो आप 90 डिग्री, तो 90 बाई टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओ माई गॉड, ये जो इंक्लिनेशन आया मेरे पास ये ग्रीन वाली लाइन का, वो कितना आ गया, पाई बाय फोर, दैट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है अगर, तो व्हाट वी कैन डू नाउ, हम लोग ये वाला सी पॉइंट जो है वो पैरामीट्रिक से लिख सकते हैं। तो पॉइंट सी को पैरामीट्रिक से कैसे लिखेंगे, 0 + 12 कॉस 45 और 0 + 12 साइन 45। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो सी पॉइंट आ गया अपने पास 12 कॉस 45, मतलब 12 इंटू वन बाय रूट टू, और ये आ जाएगा 12 इंटू वन बाय रूट टू अगेन। ठीक है, पॉइंट सी आ गया मेरे पास। नाउ दिस पॉइंट सी lies on y is equal to 4x 4/3x plus lambda, and y is equal to 3/4x plus mu। तो उसमें सेटिस्फाई करा के आप लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म। तो आपके पास दोनों साइड की इक्वेशन ही तो निकालना था, आ जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इरेज हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो पुट कर दे, तो पहली वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, कर दे। तो देखो y की जगह 12/√2 पुट कर दो, 12/√2, और x की जगह पुट कर दो आप 4/3 टाइम्स, x की जगह भी 12/√2 पुट कर दो, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्या आएगा लैम्डा का वैल्यू, देखते हैं। 12/√2 माइनस काटो स्क्वायर, 3 4 ज़र 12, कितना आ रहा है, 16, है ना। तो 16/√2, ये आ गया लैम्डा का वैल्यू, दैट इज -4/√2। ठीक है, आपका मन है अगर तो लैम्डा को रैशनलाइज कर दो, बट मेरा मन नहीं है ना। और ये वाला इक्वेशन निकालते हैं अपन, यहाँ पे भी y की जगह 12/√2, दोनों सेम पॉइंट ही दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 12/√2,
प्लस म्यू, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू भी आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 12 माइनस 9/√2 ये आ गया आपके पास। तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9 दैट इज 3, 3/√2 दिस इज इक्वल टू म्यू। इज दैट ओके? पक्का? तो लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, अब चाहिए क्या? ये वाली लाइन आ गई और ये वाली लाइन आ गई। देयरफॉर द अदर टू साइड्स आर, लिख दो आप फाइनल आंसर, 4x 4/3x प्लस जो भी वैल्यू ऑफ लैम्डा है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4/3x प्लस लैम्डा और y इज इक्वल टू 3/4x प्लस म्यू। म्यू कितना है अपने पास, 3/√2। इज दैट ओके? दूसरा क्वेश्चन जो है डीपीपी वाला क्वेश्चन, वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, किसी ने किया तो मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी देख लो आप, डीपीपी वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट देख लेते हैं। Align such that its segment blah blah blah. Let's see. ठीक है, तो ये मैंने वाकड़ वाली बैच में डिस्कस किया था, शायद पीएस वाली बैच में अपन ने नहीं किया था, तो ऑनलाइन किया था हम लोगों ने डिस्कस ये, है ना। तो जब मैंने वाकड़ में पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है इसको अपन बाद में करेंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, उस समय अपने से हो नहीं पा रहा था, नॉर्मल कंसेप्ट से नहीं हो पाता है। तो अब हो जाएगा, अलाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। सर हाँ आई बोलो। थिंक मैंने डीबीपी 2 में ये 9th वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, उसके लिए मतलब पूरा पेज लगा वही। नॉर्मल मेथड से। देखो दो लाइंस दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 5x माइनस वाई, 5x, पहली बात तो किसका स्लोप, हाँ ये 5x, मेरी एक आदत है, इसका स्लोप पॉजिटिव है ना तो इसको मैं सीधा बनाऊंगा, देख रहे हो सीधा बनाया। इसका स्लोप नेगेटिव है, हमेशा ऐसी, मतलब भले ही उससे कुछ फ़ायदा हो या ना हो, बट हैबिट को आप हमेशा बरकरार रखिए। और मैं लाइंस को हमेशा एक्यूरेटली प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल है तो, बट यहाँ पे मैंने ऐसे रफली किया है। इधर भी देखिए, इसका मैंने इक्वेशन ये मान लिया, 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको कहा गया है कि दिस लाइन इज सच दैट द सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, यार देखो एक लाइन है जो इन दोनों लाइन के बीच में सेगमेंट है, तो वो सेगमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो a line is such that its segment between the straight line this and this is bisected at 1,5. Okay, then its equation is what? तो यार देखो, मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस के बीच में एक सेगमेंट है ये वाला, और ये वाला सेगमेंट जो है, सेगमेंट समझते हो ना? हाँ, दोनों लाइन के बीच में एक लाइन फंसी हुई है, और वो लाइन जो है उस लाइन का मिड पॉइंट आपको दे रखा है 1,5, बाइसेक्टेड एट 1,5 है ना, तो मिड पॉइंट दे रखा है आपको 1,5, ऐसा कुछ है। साकेत सिंह, साकेत बेटा आप लेट आए क्या?
क्यों भाई, क्यों हुआ ऐसा? इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, तो इसको अपन निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको पी बोल देता हूँ। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जस्ट अ मिनट है ना, एक मिनट, कौन कौन लेट आया देख लेते हैं। ओके, तो थोड़ा ब्रेक आ गया था। देखिए क्या कर रहे थे हम लोग ये क्वेश्चन में, कि हम लोग है ना सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे थे, बट उससे कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा मेरे को। क्योंकि क्या होगा ना कि 1,5 से कुछ डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, बट स्टिल व्हाट वी नीड टू फाइंड इज ये लाल वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। रेड वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता नहीं, वही फाइंड करना है। हमने क्या बोला देखो क्या करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस को हम इसको ए बोल दो, है ना, उल्टा कर लेते हैं। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ये ए एम डिस्टेंस जो होगा और ये एम बी डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग आर डिस्टेंस मान लेते हैं और ये भी आर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये रेड वाली लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा बेटे, ये लाल वाली लाइन जो होगी, मान लो ये एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है, ये लाल वाली लाइन का कुछ ना कुछ तो इंक्लिनेशन होगा ना एक्स एक्सेस के साथ। कुछ ना कुछ तो ये वाला इंक्लिनेशन, ये वाला इंक्लिनेशन होगा ही होगा। वो इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा मान लिया मैंने। और बस इंक्लिनेशन की ही तो कमी है, मेरे को इंक्लिनेशन ही तो पता करना है यार। इसका थीटा पता होता अगर, तो इसका स्लोप पता होता। स्लोप पता है तो मैं तो 2 मिनट में लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट तो पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। बस मेरे को थीटा पता करना है। तो है ना, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट एम जो है, सोचो एम से आर डिस्टेंस आगे जाएंगे अगर अपन, एम से आर डिस्टेंस आगे जाएंगे। देखो एम से आर डिस्टेंस आगे जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, बी। और आर डिस्टेंस पीछे जाने पे क्या मिल रहा है, ए। आ रही बात समझ में? तो एम पॉइंट से आर डिस्टेंस आगे जाने पे बी मिल रहा है, और एम डिस्टेंस आर डिस्टेंस पीछे जाने पे ए मिल रहा है। तो एम से आर डिस्टेंस आगे, ठीक है, तो आर यूनिट्स फॉरवर्ड, आर यूनिट्स फॉरवर्ड टू एम कितना हो जाएगा, आपको बी मिलेगा। और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आराम से लिख पाएंगे। देखो कैसे लिखते हैं, 1 एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है 1 प्लस जितना डिस्टेंस आगे गए उतना कॉस थीटा, आर इंटू कॉस थीटा, कॉमा 1 प्लस आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, और आर यूनिट्स, अच्छा ये जो पॉइंट आया अपने को बी मिला, और ये पॉइंट बी जो है वो कौन सी लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, 3x प्लस 4y माइनस 4 में, सही ना? तो एंड दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट को उठा के लाइन पे रख देते हैं। रख दूँ? देखो ये वाला पॉइंट जो होगा वो लाइन पे लाई करेगा ना, तो x की जगह 1 प्लस आर कॉस थीटा रखा मैंने, और 3 इंटू 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस 4y इंटू 1 प्लस आर साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन खोल देते हैं, तो 3 प्लस 3r कॉस थीटा प्लस 4 प्लस 4r साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 और माइनस 4 कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3r कॉस थीटा प्लस 4r साइन थीटा। ठीक है, ये 3 को उस तरफ भेज देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। ये एक इक्वेशन आ रही है, मेरे को नहीं पता इस इक्वेशन का क्या करना है, तो इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अच्छा, अब देखो ये m पॉइंट से अपन r डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो आपको a मिलेगा, है ना। तो r डिस्टेंस पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, आगे जाने को अपन ने प्लस r cos थीटा बोल दिया। यार अपना ये जो होता है ना, दिस इज साइन कन्वेंशन। जैसे आप फिजिक्स में कोई एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला माइनस हो जाता है। आप किसी को भी प्लस मान सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही प्लस मानो, बट किसी को भी प्लस मान सकते हो। सेम उधर इधर भी अपन ऐसे करेंगे, तो पीछे वाले को अपन माइनस कर देते हैं। तो
आर यूनिट्स बैकवर्ड, आर यूनिट्स बैकवर्ड टू एम, क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। दैट विल बी 1 माइनस आर कॉस थीटा, और 5 माइनस, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या करा यहाँ पे 5 आना चाहिए ना, कोई बता भी नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे 5 आना चाहिए ना, वाई कोऑर्डिनेट तो 5 है, 5 प्लस आर साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 5 प्लस आर साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 20, और 4, ये चलो सेम रहेगा, 4 आर साइन थीटा, तो हमको 3 आर साइन थीटा प्लस 4 आर साइन थीटा कितना मिल जाएगा, -23। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने 1 माइनस आर कॉस थीटा करा, और 5 माइनस आर साइन थीटा करेंगे, 5 माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो होगा, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन, कहाँ पे लाई करता है ये वाला पॉइंट? ये लाई करता है 5x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पे लाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं इसको, है ना, 5x की जगह 1 माइनस आर कॉस थीटा, और y की जगह 5 माइनस आर साइन थीटा -4 इज इक्वल टू 0, जो आ जाएगा 5 माइनस 5 आर कॉस थीटा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आर साइन थीटा -4 इक्वल्स टू 0। तो 5x माइनस वाई है ना, 3x प्लस 4y। ठीक है, बढ़िया है कि 5 से 5 काट देते हैं, बचेगा क्या अपने पास, -5r कॉस थीटा प्लस 5r साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको अपन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको तो बेटा थीटा निकालना है, आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, थीटा आ जाएगा तो काम जाएगा। थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से थीटा को मत एलिमिनेट करो, दो अननोन है ना यार, अपने पास दो इक्वेशन है लेकिन दो अननोन भी तो है। व्हाट इज द फर्स्ट अननोन, आर, व्हाट इज द सेकंड अननोन, थीटा। तो आप है ना आर को एलिमिनेट कर डालो, आर को एलिमिनेट करोगे तो थीटा आ जाएगा। व्हाट वी विल डू, एलिमिनेट आर फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस टू गेट थीटा। बस आप एलिमिनेट करके थीटा फाइंड कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो आर को एलिमिनेट करना है मेरे को, कैसे करूँ एलिमिनेट, देखते कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते। 5r साइन थीटा है ना, तो सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें से अपन ने -5 कॉमन लिया अगर, तो आपको क्या मिलेगा देखो, सोचते एक मिनट है ना, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसको। बताओ मेरे को कैसे करेंगे, 3r कॉस थीटा है और 4r साइन थीटा है ना, मेरे को r एलिमिनेट करना है। r एलिमिनेट अगर करना है तो एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सोचो ये 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है 15 ना, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे r जिंदा रहेगा अभी भी। चलो सोचते हैं, तो ये 3r कॉस थीटा प्लस 4r साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू -23,
और -5r cos थीटा प्लस 5r sin थीटा इज इक्वल टू 4। ओके हाँ भाई, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास जो मेरे को बताएगा इन दोनों इक्वेशन में से r कैसे एलिमिनेट किया जाए। नीचे वाली इक्वेशन से r उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दे, ऐसा कि डिवाइड ही कर दूँ दोनों को। दोनों में से देखो r तो कॉमन आ रहा है, ये वाली इक्वेशन में से r कॉमन आ रहा है, इधर से भी r कॉमन आ रहा है, ठीक है। यस परफेक्ट, हाँ सही कह रहे हो आप, डिवाइड ही करेंगे। तो r से मैंने ऊपर नीचे कॉमन ले लिया और सॉरी -5 जो है वो अंदर रहेगा ब्रैकेट के। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ऑन डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, तो आर आर कट जाएगा, आर आर कट जाएगा अगर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा अपॉन -5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू -23/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 12 cos थीटा प्लस 16 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू -23 इंटू 5 -5, तो करो यार कितना, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, 115 cos थीटा और माइनस प्लस माइनस माइनस 115 sin थीटा आ जाएगा। sin थीटा एक तरफ ले लेते, तो 16 प्लस 115, ये 115 और 16 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करो, 115 प्लस 6 121 131 sin थीटा, और ये 115 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 103 cos थीटा। तो sin थीटा यार चेक कर लो, sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा, 103/131। बड़ा घटिया वैल्यू आ रहा है, बट फिर भी अपने को क्या tan थीटा पता चल गया, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, वही तो लाइन का स्लोप होता है। तो लाइन का स्लोप पता चल गया अगर आपको, तो आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिख दोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ये अभी तक का काफ़ी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, सारी डीपीपीज मिला ले अगर अपन, तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी। लेकिन ना इसमें भी अभी अपने आंसर मैच करा के नहीं देखा, वो आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेट करने पे आपको tan थीटा, एक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या अपन, काटापिटी हो रही कुछ इसमें, 7 1 7, नहीं 4 से भी नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, सही तो आया ना वैल्यू, मेरे ख्याल से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो एक बार इसको आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। वो फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर वाले स्टेप में -4 क्यों नहीं लिया? यहाँ पे नहीं, वो जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मिला था, कैलकुलेट किया था, उसके ऊपर वाले स्टेप में अच्छा, -4 को लिया नहीं है। यहाँ पर कह रहे हो ना आप, हाँ, वहाँ पर जब सॉल्व किया फिर -4 को कट किया है आपने, और फिर वो लिया नहीं है सॉल्व करते अच्छा वक्त। वो मैंने बाद में मिस्टेक कर दी थी, उसको फिर मैंने ठीक नहीं करा, आप सही कह रहे हो। तो 3 प्लस 3r cos थीटा और 20 प्लस 4r और -4 आएगा, हाँ ठीक है, अब फिर से लिख देते हैं इसको, 3r 4r 23, 23 माइनस 4 कितना होता है, 19, तो ये -19 हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, -19। और कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार, है ना, मेरे ख्याल से बाकी तो ठीक है। तो यहाँ -19 लिख देते हैं, तो 19 इंटू 5 कितना होता है, 95 होता है। यहाँ पे 95 होना चाहिए प्लस का, यहाँ पे माइनस का 95, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कॉस वाला हो जाएगा 95 माइनस 12 विच विल बी 83, चेक करो एक बार,
और 95 प्लस 16 इज वॉट 101 1 1 1 83 माइनस 19 बाई 4 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 और 19 5 ज़ा 95 और 19 माइनस 5 माइनस 95 ठीक है नहीं हो गया 83 तो ठीक है और यहाँ पे 95 प्लस 16 करेंगे अपन तो ये ऐसा आ रहा है 83/111 ऐसे ऑप्शंस पे देखो तो 83 मेरे को नज़र तो आ रहा है 83 नज़र आ रहा है तो आई थिंक इट माइट बी करेक्ट बट 35 आना चाहिए मेरे ख्याल से 83/35 कुछ ऐसा आना चाहिए 35 और 83 का रेशियो होना चाहिए ठीक है चेक कर लेते हैं 2 मिनट रुक जाओ विल चेक इट थैंक्स हाँ यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर रहे हो आप लोग कि माइनस माइनस प्लस सिर्फ आर साइन थीटा होगा ना मैंने यहाँ पे 5 गलती से लिख दिया था यहाँ पे आर साइन थीटा होगा ओके तो -5 प्लस यहाँ पे सिर्फ आर साइन थीटा है तो प्लस ही रहेगा साइन थीटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा -19 ठीक है तो 16 प्लस 19 इज गोइंग टू बी 35 ये वाला 35 हो जाएगा तो ये 83/35 आ जाएगा आपके पास नाउ वी आर गुड टू 83/35 इज व्हाट काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन था भाई इसका है ना इरिटेटिंग 83/35 आ रहा है अपने पास tan थीटा का वैल्यू सही है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सेगमेंट इक्वेशन ऑफ ए बी दिस विल बी इक्वल टू y माइनस स्लोप सॉरी स्लोप क्या है वो तो 83/35 है और पॉइंट क्या है 1,5 ना तो y माइनस 5n इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 ठीक है तो ये 35 इंटू वाई माइनस 5 और ये 83 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया तो 35y माइनस 5 5 ज़ा 25 5 3 ज़ा 15 16 17 83x माइनस 83 ठीक है तो फाइनल आंसर 83x माइनस 35y और कितना हो जाएगा 175 माइनस 83 कितना हो जाएगा 175 माइनस 83 2 17 में से 8 गए 92 है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है तो चेक कर लेना आप लोग 83x माइनस 35y प्लस 92 इक्वल्स 0 बहुत लेंदी क्वेश्चन था ये है ना काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा होगा तो ये आपको DPP2 में गलती से चला गया कोई बात नहीं इसकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट थी आगे बढ़ते हैं ना बहुत इजी कंसेप्ट है आगे जितने भी हैं हमारा जो चैप्टर है उसमें बस गिनती के 2-3 कंसेप्ट और बचे है ना जिसमें से एक कंसेप्ट बहुत मुश्किल है बाकी सारे आसान है एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना बट अपन उसको लगने नहीं देंगे अदरवाइज एवरीथिंग इज ईजी तो अपना काफ़ी हद तक चैप्टर जो है वो ख़त्म होने को आ गया है वी आर एट द एंडिंग स्टेज ऑफ कोर्स कुछ और 2-3 और टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा आगे बढ़ते हैं आज का कंसेप्ट है फैमिली ऑफ लाइन्स ठीक है कल अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे सब लोग ध्यान रखें ना कल हम लोग मॉड्यूल डिस्कस करने वाले देखो हमारे पास अब ध्यान से सुनना है ना हर कोई लिखना छोड़ दे हम हर कोई लिखना छोड़ दो हमारे पास अगर 2 लाइन है एक लाइन है L1 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 0 आप लोग समझते हो ना L1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0
अब आपको बताना है अगर कि इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस गुजर सकती है, बताइए मुझे। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट? इन्फिनाइट। इन्फिनिट यार, सही बात है, क्योंकि आप एक लाइन ऐसी बना सकते हो, 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 तो तमाम इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? है ना? तो ये सारी जो रेड कलर वाली लाइन है ना, इन सब की इक्वेशन को मैं एक एक सेंटेंस में खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लाल कलर वाली लाइंस है ये सारी इनफाइनाइट है, करोड़ों लाखों करोड़ों लाइंस बन सकती है। तो ये सब लाइंस को हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। फैमिली में कुछ ना कुछ कॉमन होता है ना, हर फैमिली में एक डीएनए कॉमन होता है। तो इस फैमिली में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है, ये बीच वाला पॉइंट जो है ना, दैट इज कॉमन इन दिस पर्टिकुलर फैमिली। तो ये लाल कलर वाली जो लाइंस है ये सब आपस में एक फैमिली है, क्योंकि सबका सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सब एक ही पॉइंट से गुजर रही है। ये क्लियर है आपको? अच्छा, ये सारी फैमिली की इक्वेशंस अगर एक ही सेंटेंस में मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, L1 जो भी लाइन वन, पहली वाली लाइन। अब देखो हर फैमिली में एक माँ, क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं ना, एक बाप होगा एक माँ होगी, तो इस तरीके से यहाँ पे दो पेरेंट्स है L1 L2। इन L1 L2 की मदद से हम सारे सारे फैमिली के मेंबर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? पहली वाली लाइन प्लस, पहली वाली लाइन प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स दूसरी वाली लाइन इज इक्वल टू जीरो। बड़ा अजीब लगेगा सुनने में ना, ये स्टार्टिंग में डाइजेस्ट नहीं होता है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2। L1 प्लस लैम्डा L2, पहली बात तो हम देखेंगे कि ये क्या है, देखते हैं। मैं आपको ये प्रूफ करा देता हूँ कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये है वाकई में लाइन, ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये है तो लाइन। तो L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1, और L2 है लैम्डा टाइम्स L2 की इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहली बात, मैं सारी चीज़ भूल जाओ, ये सब भाड़ में गया। क्या आप ये इस बात से सेटिस्फाइड हो कि ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये डिग्री वन का इक्वेशन है, दो अननोन है इसमें, एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल है ना। तो एनी लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब डिग्री वन, तो एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है, वन, वाई की डिग्री वन है, और यहाँ पे भी एक्स की डिग्री वन, वाई की डिग्री वन। जब आप इसको ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, A1x प्लस लैम्डा टाइम्स A2x। सोच के देख पा रहे हो? तो x का टर्म कितना हो जाएगा, A1 प्लस लैम्डा A2x, और B1 प्लस लैम्डा B2y, ये ऐसा आ जाएगा, और C1 प्लस लैम्डा C2 आ जाएगा। इज दैट ओके? पक्का? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है? देखो ना, ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। दिस इज नथिंग बट, इसको अगर मैं पूरे को कैपिटल A मान लेता हूँ, इसको पूरे को मैं कैपिटल B मान लेता हूँ, और इस पूरे को मैं कैपिटल C कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की इक्वेशन ही तो, ये लाइन ही तो है। तो अपने को पहली बात तो इतना कन्विंस करना है बस अपने आप को कि ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज अ लाइन। कौन सी? L1 प्लस लैम्डा L2, दिस इज अ लाइन। अब ये जो लाइन है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। देखो, हर कोई प्लीज आगे देखिए। तो मैंने क्या बोला कि ये दोनों काली वाली लाइंस जो है, ब्लैक वाली लाइंस, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई भी लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन वन प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स लाइन टू, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, लाइन वन प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स लाइन टू। आ रहा समझ में? अच्छा, तो एनी लाइन, अब देखो लिखिए, पहले थोड़ा सा अंग्रेजी लिख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ब्रैकेट में लिख लो फैमिली, passing through the point of intersection of L1 and L2
is given by L1 plus lambda L2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मैं आपके सामने $1,000,000 कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ। सबसे पहली बात तो हमने क्या अपने दिमाग को क्या कन्विंस करा कि ये जो बक्सा बनाया मैंने ये वाकई में एक लाइन की इक्वेशन है। अब क्या सबूत है बेटा कि ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है? क्या सबूत है कि ये लाइन जो है दोनों, ये वाली जो लाइन बन रही है आपके सामने, ये पूरी लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। क्या सबूत है? देखो सबूत है, सबूत ये है कि ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो ए, है ना। अच्छा, पॉइंट ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हर कोई लिखना छोड़ दो। पॉइंट ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब इस कोऑर्डिनेट को आप जब L1 में डालोगे तो आपको 0 मिलेगा, और इस कोऑर्डिनेट को जब आप L2 में डालोगे तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि L1 L2 दोनों उस पॉइंट पर, दो पॉइंट ए जो है L1 L2 पे लाई कर रहा है, दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ए है ये सारी रेड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ना, सारी जितनी भी तमाम लाल कलर की लाइंस बन सकती है सबको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ए विल सेटिस्फाई L1, तो यहाँ पे डाल के देखते हैं अपन इसको, इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं, इस पूरी इक्वेशन में पॉइंट ए को डालोगे तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि L1 तो खुद ही ए को सेटिस्फाई करेगा, और ये L2 वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि L2 भी ए को रखता है, एक ए को सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये इरेज हो जा रहा है अपने आप यार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 प्लस लैम्डा L2 जो है ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन पॉइंट ए को सेटिस्फाई कर रही है ना। मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये एक लाइन की इक्वेशन ही मैंने आपको कन्विंस करा दिया है, ऐसे अपन ने लिख कर देख लिया कि दिस इज नथिंग बट अ लाइन, बट ये ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये लाइन जो है वो ए को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ए डालने पे L1 भी 0 हो जाएगा और ए डालने पे L2 भी 0 हो जाएगा, मतलब पूरी लाइन की इक्वेशन ही 0 होगी। अगर किसी पॉइंट को डालने पर लाइन की इक्वेशन 0 हो जाती है, मतलब वो पॉइंट उस लाइन पर रखा हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में? तो मतलब व्हाट वी कैन से लिखो यहाँ पर, व्हाट वी कैन से कि कोई भी दो लाइंस के कोई भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली अगर आपको तीसरी लाइन लिखनी है तो उस लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, L1 प्लस लैम्डा L2, और लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ठीक है। लिखते हैं अपन हेयर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 इज a linear equation in two variable, linear equation in two variable, hence it definitely represents a straight line, ठीक है। दूसरी बात, ऑल्सो पॉइंट ए satisfies both L1 equal to 0 and L2 equals to 0, and hence L1 plus lambda L2 equals to 0। पॉइंट ए जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड that L1 plus lambda L2 equals to 0 is the line passing through point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ही मज़ा आएगा।
तो अगला सवाल लिखते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and x plus y plus z plus 2 equals to 0. And first part of the question is parallel to the line y is equal to 0. सुनो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना, और वो लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 0 एज वेल. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हियर लैम्डा इज सम कांस्टेंट, ऊपर वाली जो अपन ने पढ़ा है ना उसमें यहाँ पे लिखो वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट. ठीक है, हाँ अभी आपको है ना पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक अपन इक्वेशन ना कर ले. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है. देखते हैं, ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अच्छा तो एक ऐसी लाइन जो कि इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 0. कोई मुझे बताएगा y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज दिस लाइन y इज इक्वल टू 0? क्लास में सिखा चुका हूँ मैं आपको. सर पैरेलल टू वाई एक्सिस. अरे ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है भाई, y इज इक्वल टू 0, भूल गए? ये y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन होती है. y इज इक्वल टू 1 होता है, ये y इज इक्वल टू 2 होता है. याद आया? मैंने बोला भी था भूल जाओगे, ध्यान से पढ़ लो. हाँ भाई, तो एक ऐसी लाइन निकालनी है आपको जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर ही रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है. मतलब अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बेसिकली इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सॉरी मैंने वाई एक्सिस बोल दिया हो, तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ना. ठीक है, तो पहली बात तो ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालनी. ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? L1 प्लस लैम्डा L2, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन मैंने सिखाया अभी. तो L1 क्या है मेरे पास? ये 3x माइनस 4y प्लस 6 और प्लस लैम्डा L2. तो लैम्डा टाइम्स L2 क्या है? x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. समझ में आ रहा है? ये L1 प्लस लैम्डा L2. तो L1 प्लस लैम्डा L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सबको आगे देखिए प्लीज़, कोई भी कुछ नहीं करेगा. L1 प्लस लैम्डा L2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो तमाम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस पॉइंट से पास कर सकती है, ऑल द इनफाइनाइट लाइंस. ठीक है, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर लाइन निकालनी है इनमें से जो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. तो एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल होती लाइन तो उसके बारे में क्या खास बात होती? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बारे में क्या खास बात होती है? उसका स्लोप 0 होता है. अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? ये डॉटेड लाइन जो होगी ये भले ही इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर, बट इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ना, तो इसका स्लोप 0 होगा ना. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप 0 होता है ना. और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, जैसा भी आपको मैंने सिखाया है. ठीक है, अच्छा तो 3x प्लस, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, 3x प्लस लैम्डा एक्स मतलब 3 प्लस लैम्डा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 4y प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा.
इक्वल्स टू 0। ये आ गई इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन, इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अच्छा, ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन है फॉर एनी लैम्डा। अब आपको पता करना है कि अगर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, बस लैम्डा ही तो निकालना है। तो क्या मुझे बता सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप एनीवन, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट का नेगेटिव माइनस ए बाई बी, याद आ रहा है? माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये होता है स्लोप। और स्लोप क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि यार क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऐसी लाइन निकालो जो यहाँ से तो पास कर ही रही है लेकिन वो उसका स्लोप जीरो है। पैरेलल टू द लाइन वाई इक्वल टू जीरो का मतलब स्लोप जीरो। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि स्लोप इज इक्वल टू जीरो, बस। तो आपने ये लाइन, कोई भी एक जनरल लाइन की इक्वेशन लिखी लैम्डा के टर्म्स में और उसका स्लोप जीरो कर दिया, तो पता चला अपने को कि अच्छा लैम्डा का वैल्यू -3 होना चाहिए। लैम्डा का वैल्यू -3 होना चाहिए, मतलब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ रखो -3, रखा तो 0x, यहाँ पे रखो -3, क्या आ रहा है? -7y। यहाँ पे रखो -3, तो कितना आ रहा है लैम्डा का वैल्यू? -3, 6 - 6 0 आ रहा है। जस्ट मिनट, लैम्डा का वैल्यू -3 रखने पे है, -3 -7, यहाँ पे क्या आ रहा है यार? -3 रखने पे क्या आ रहा है? -3 इंटू 2 6, -6 + 6 0, वाई इक्वल टू 0 ही आ जा रहा है। हो सकता है इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो, ऐसा है ना, ये हो सकता है। हम हमारा जो फिगर है वो ढंग से ना बना हो सकता है ऐसा। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्स एक्सिस से, वो ऐसी ही खुद एक्स एक्सिस ही आ जा रही है, ठीक है। तो खैर लैम्डा का वैल्यू -3 आ गया, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो +0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ रही है? वाई इज इक्वल टू 0, खुद एक्स एक्सिस, है ना। इसका सेकंड पार्ट जो है, एक मिनट, सेकंड पार्ट जो है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या है? y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस की लाइन कोई पैरेलल होती है, अगर लाइन, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है, मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। तो मतलब स्लोप जो होता है वो उसका, दैट शुड बी नॉट डिफाइंड। स्लोप नॉट डिफाइंड है, मतलब स्लोप क्या है बेटा? स्लोप तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, लाइन की इक्वेशन तो यहाँ पर भी वही होगी, सॉरी, तो लाइन की इक्वेशन अभी भी ये होगी और ये होगी। नाउ एक ऐसी लाइन जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो वो कैसे लिखेंगे? L1 + लैम्डा L2 से लिखेंगे। सेम तरीका, हमेशा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। ऊपर की कैलकुलेशन से अपने को पता है कि वो लाइन ये वाली आने वाली है, तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर लूँ, कैलकुलेशन के बाद यही तो आने वाला है, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 3 + लैम्डा अपॉन लैम्डा -4। ये स्लोप क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। स्लोप नॉट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर शुड बी जीरो। अरे यार, कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड कब होती है? जब उसका डिनोमिनेटर जीरो है, मतलब लैम्डा -4 जीरो रहा होगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू 4 रहा होगा। तो लैम्डा का वैल्यू जब 4 होगा तब आपको ऐसी लाइन मिलेगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन इसके मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट इज विच इज एट अ डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको करना है कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करें, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट, सिचुएटेड एट
मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3। ठीक है, दोनों आप खुद से ट्राई करें, बाकी हम लोग फिर कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी सेम 21 to 45। तो आपने सॉल्व नहीं किया अभी तक, है ना? कल नहीं करके आओगे तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। ये मॉड्यूल का इतना तो आप सॉल्व कर ही लेना। उसके आगे आप, है ना, एक काम करो, 46 21 टू आज आप कर लो 55। मैं 10 क्वेश्चन तो और बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिसने नहीं करा उसको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि होमवर्क उसी दिन पे होना चाहिए। बस 10 क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, तो इतना आप कल करके आएंगे। हो सकता है कल मैं पूरा दिन मॉड्यूल डिस्कस कर लूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।